जी स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मेमोरी को डिस्कस किया और मेमोरी के अंदर जो हमारे पास रैम और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स को हमने डिस्कस किया है, तो अब फर्दर जो हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और रैम के बाद जो हमारे पास मेमोरी की दूसरी टाइप्स हैं जिनमें रोम आ जाती है, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, और इसी तरह से हमारे पास रोम की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनको हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। और रोम के बाद फिर हमने कैश मेमोरी को डिस्कस करना है और कैश मेमोरी के डिफरेंट लेवल्स हैं। तो जितना हमसे इस लेक्चर में कवर हुआ वो हम कवर करेंगे और बकिया जो फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो वो उसको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम जो हम स्लाइड को डिस्कस कर रहे थे वो मेमोरी मॉड्यूल और मेमोरी स्लॉट को हम डिस्कस कर रहे थे। मेमोरी मॉड्यूल का मैंने आपको ये बताया था कि मेमोरी मॉड्यूल बेसिकली ये डी रैम है, ये मॉड्यूल की सूरत में होती है जिसको मेमोरी स्लॉट में फिक्स किया जाता है। ये जो मेमोरी स्लॉट है ये हमें नज़र आती है कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे हमें ये मेमोरी स्लॉट नज़र आती है और हम इस मेमोरी मॉड्यूल को इस मेमोरी स्लॉट में फिक्स करते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको ये एक होल नज़र आ रहा है और वैसे ही यहाँ पर ये एक ब्लॉक छोटा सा बना हुआ है, तो बेसिकली ये ब्लॉक इस होल के अंदर फिट आ जाता है। जब आपने इसको लगाना है, इसके अंदर फिक्स करना है, तो आपने ये चीज़ सामने रखनी है कि हमेशा ऐसा ना हो कि ये होल जो हो सही तरह से इसमें फिट ना आए। और दूसरी ये जो इसकी वाइट कलर की जो आपको ये जो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, जो ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, ये ब्रैकेट्स इन दो होल्स के अंदर फिक्स हो जाती हैं और ये बिल्कुल इस स्लॉट के अंदर फिक्स हो जाती है। अगर ये सही तरह से फिक्स ना हो तो फिर ये वर्किंग नहीं करती ठीक तरह से। और मे बी कि कंप्यूटर जो हो आपको कहे कि आपकी जो रैम है वो इस वक्त प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, इसमें वो कहता है कि जो रैम की कैपेसिटी है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह के सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं। यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कम रैम को डिमांड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा रैम को डिमांड करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रैम को डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ उन सॉफ्टवेयर्स की जो वो नाम या उनकी टाइप्स जो वो लिखी गई हैं कि आम तौर पर जो नॉर्मली हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो वर्ड एक्सेल वगैरह जो आम तौर पे हम नॉर्मली चलाते हैं, वो इतनी ज़्यादा रैम हायर नहीं करते। तो आम तौर पे जो 2 GB या उससे कम रैम है वो उसमें भी रन हो जाते हैं। ज़्यादातर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है लाइक जिस तरह से, तो ये इतनी ज़्यादा मेमोरी जो वो हायर नहीं करता। जबकि वो कहते हैं 2 GB से ऑनवर्ड जो हमारे पास 8 GB तक की कैपेसिटीज़ होती हैं। लाइक जैसे अगर आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है, फॉर एग्जांपल अगर एक स्प्रेडशीट की फ़ाइल जो बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसका अपना साइज़ ही जो वो 4 GB है, तो फिर वो 2 GB के अंदर जो वो किस तरह से लोड हो सकती है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि हमारी फाइल्स का क्या साइज़ है। तो जितना हमारी फ़ाइल का साइज़ होगा उस हिसाब से फिर वो मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगी। क्योंकि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में यही बताने की कोशिश की कि जो हमारी फाइल्स, जो हमारा डेटा, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बेसिकली रैम के अंदर पहले लोड की जाती हैं और फिर हमें नज़र आती हैं। सीपीयू ने रैम के साथ जो इंटरेक्शन करना है, रैम से इंस्ट्रक्शंस को फेच करना है और फिर उनको डीकोड और इंटरप्रेट करके और एग्जीक्यूट करके तो फिर हमारे सामने उसका रिजल्ट आना है। तो अगर रैम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारी फाइल को जो वो लोड कर सके अपने अंदर, तो फिर सीपीयू भी उसको जो वो प्रोसेस नहीं कर सकेगा। इस तरह 8 GB और अब वो कहता है कि ऐसे बहुत सारे
सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं लाइक जैसे जिसको 3D का नाम दिया जाता है। तो आमतौर पे जो 3D या जो ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड ग्राफिकल डिज़ाइंस होते हैं वो आमतौर पर ज़्यादा मेमोरी हायर करते हैं। तो उसके लिए 8 GB या उससे ज़्यादा की मेमोरी जो वो ज़रूरत हो सकती है उन प्रोग्राम्स को अगर आप रन करना चाहते हैं तो। बहरहाल ये तो आमतौर पर जो हमारी वर्किंग है, अगर हम अपनी वर्किंग को सामने रखें, चूँकि हमारी किसी किस्म की कोई 3D वर्किंग नहीं है और ना ही हमारी कोई इतनी ज़्यादा लेंथी फाइल है कि जिसको हम प्रोसेस करना चाहते हैं, तो हमारी जो वर्किंग है वो 2 GB टू 4 GB तक भी जो हो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर रैम जो वो काम कर सकती है। लेकिन बेटर ये है कि आप कम से कम 8 GB जो रैम है आप उसको जो वो अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करें ताकि अच्छी जो वो आपको परफॉर्मेंस दे कंप्यूटर। चूँकि CPU ने जितना भी डेटा है वो सारा रैम से लेना है और फिर उसको प्रोसेस करना है। देखिए अगर रैम कम होगी तो रैम के अंदर डेटा कम जो वो लोड होगा और फिर उसी हिसाब से जो CPU है वो कम डेटा जो वो रैम से फेच करेगा और उसे बार बार जो वो फेच करना पड़ेगा, बार बार जो वो रैम के अंदर लोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर रैम जो ज़्यादा होती है तो ज़्यादा डेटा जो हमारा रैम के अंदर लोड होता है और CPU जो वो जल्दी उस डेटा को जो वो फेच करता है। तो इसलिए जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड है वो रैम पे भी मैटर करती है। जितनी ज़्यादा जो वो रैम की कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा जो वो इंस्ट्रक्शंस रैम के अंदर लोड होंगी और CPU को बार बार रैम में जो वो डेटा लोड और अनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके सिस्टम की स्पीड स्लो है तो आप उसकी रैम जो वो इंक्रीज़ करके देख लें, तो माइट बी पॉसिबल कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो वो पहले से बेहतर हो जाए। उसके बाद हमारे पास जो मेमोरी की दूसरी टाइप है जिसको हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, इसको हमने डिस्कस करना है। सो वो कहते हैं रीड ओनली मेमोरी रेफर्स टू अ मेमोरी चिप स्टोरिंग परमानेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इससे मुराद ये कि इसके अंदर जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो परमानेंट होती हैं और आप उन इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ रीड कर सकते हैं। जब एक बार आप उसके अंदर अपना डेटा लिख लेते हैं तो फिर आप उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। लिहाजा वो कहता है कि ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं आमतौर पर रोम के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। दूसरा की पॉइंट ये बताया गया है कि रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बेसिकली हमारा कंप्यूटर रन करने के लिए या कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। अब वो किस तरह से जो वो कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि रोम जैसा कि नाम से जाहिर है रीड ओनली मेमोरी, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ डेटा इसके अंदर रीड कर सकते हैं, आप इसके अंदर कुछ भी राइट नहीं कर सकते। सिर्फ वन टाइम आप इसमें डेटा राइट कर सकते हैं। जब वन टाइम आप डेटा इसके अंदर राइट कर लेते हैं तो फिर वो फर्दर जो वो उसके अंदर कोई जो वो राइट नहीं हो सकता। सो वो कहता है कि जब पावर जो वो स्विच ऑफ कर दी जाती है, कंप्यूटर की पावर जब स्विच ऑफ की जाती है तो रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इसके अंदर ही इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस जो वो रिमूव नहीं होती। जैसा कि हमने रैम को पढ़ा था कि जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दिया जाता है तो रैम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाती हैं, लेकिन रोम के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो रिमूव नहीं होती, वो परमानेंटली स्टोर होती हैं। इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी का नाम दिया जाता है। मैंने आपको दो मेमोरी की टाइप्स पढ़ाई, एक मैंने बताया कि वोलेटाइल मेमोरी है और दूसरा मैंने बताया कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, वो मेमोरी होती है जिसमें कि डेटा स्टोर रखने के लिए उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज की ज़रूरत पड़े।
जो ही उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज मिलना बंद होता है तो उसके अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसके अंदर इसको डेटा स्टोर रखने के लिए किसी किस्म के कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज की ज़रूरत नहीं होती। तो जब आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हैं तो जो रोम के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो स्टिल सेव ही रहती हैं, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी का नाम दिया जाता है। फिर वो कहते हैं इंफॉर्मेशन इन अ रोम इज स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर कॉल्ड फर्मवेयर। अब इसके अंदर मैंने आपको जब कहा कि इसके अंदर वन टाइम इंस्ट्रक्शन सिर्फ स्टोर हो सकती हैं, तो फिर वो वन टाइम इंस्ट्रक्शन कौन जो वो स्टोर करता है? क्या हम स्टोर करते हैं? हम नहीं स्टोर करते। बेसिकली जो रोम है, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करती हैं। यानी कंप्यूटर को स्टार्ट किसने करना होता है? जो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और उन इंस्ट्रक्शंस को कौन स्टोर करता है? जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो रोम बनाते हैं, वो इंडस्ट्री जो रोम डिज़ाइन करती है ना, जो रोम बनाती है, रीड ओनली मेमोरी जो बनाती है, वो ही उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस वन टाइम स्टोर कर देते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस फिर परमानेंट हो जाती हैं। उनको मैं या आप या कोई और सॉफ्टवेयर जो हो उनको रिमूव नहीं कर सकता, इसलिए इसको फर्मवेयर का नाम दिया जाता है। यानी ये फर्मवेयर है, यानी इसको जो फर्म है उसने जो वो राइट डाउन किया है। सो कहते हैं जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तो जो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस लोड होती हैं और ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके अंदर जो जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन उन्होंने लोड करनी होती है वो उसको लोड करते हैं। और लोड करने के बाद फिर जो रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो उनकी वर्किंग ख़त्म हो जाती है। और जो फिर रैम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फिर सीपीयू उनके साथ जो वर्किंग करना शुरू कर देता है। तो मैं थोड़ा सा जो इस प्रोसेस को इलेबोरेट करना चाहता हूँ। जब आप कंप्यूटर का पावर बटन जो वो ऑन करते हैं तो रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो अपना काम शुरू कर देती हैं। आपने कंप्यूटर की ब्लैक स्क्रीन पर देखा होगा कुछ वाइट कलर की इंस्ट्रक्शंस जो वो चल रही होती हैं। वो बेसिकली जो रोम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, वो वर्किंग कर रही होती हैं। तो उनकी वर्किंग में क्या होता है, उन्होंने चेक करना होता है कि सीपीयू इन ऑर्डर है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसने इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना है, क्या वो सही है। इसी तरह जो रैम लगी हुई है कंप्यूटर के अंदर वो वर्किंग ऑर्डर में है। फिर इसी तरह से उसने देखना कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंप्यूटर पर इंस्टॉल है क्या वो भी सही है, वर्किंग ऑर्डर में है, और वो कौन सी ड्राइव पर इंस्टॉल हुआ है। इसी तरह से जो डिवाइसेस हैं उनको उसने चेक करना है कि कौन कौन सी डिवाइसेस जो वो लास्ट टाइम लगी हुई थी और अभी कौन कौन सी डिवाइसेस जो वो कंप्यूटर के साथ लगी हुई हैं। उस लिस्ट को अपडेट करने के बाद क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं उनको रैम के अंदर भेज दिया जाता है। ये रोम ही करती है, ठीक है। ये सारा काम जो रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ये सारा काम कर रही होती हैं। तो उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं उनको रैम के अंदर भेजना है ताकि रैम से सीपीयू वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस ले और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होना शुरू हो। लिहाजा जब वो ये सारा काम कर देता है तो फिर रोम की वर्किंग जो वो ख़त्म हो जाती है और रैम और प्रोसेसर की वर्किंग शुरू हो जाती है। तो चूंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं, रोम ने वो फाइल्स रैम के अंदर लोड कर दी गई होती हैं और सीपीयू फिर वन बाय वन रैम से इंस्ट्रक्शंस लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम की और उनको रन करता है और हमें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो विंडोज़ का लोगो है वो नज़र आना शुरू होता है। और नज़र आने के बाद वो लॉग ऑन स्क्रीन जो वो हमें मिल जाती है और वहाँ से हम पासवर्ड वगैरह एंटर करते हैं और हमारा जो डेस्कटॉप का पोर्शन है हमें नज़र आता है। तो ये जो विंडो का जो लोगो है ये नज़र आने से पहले तक की जो वर्किंग होती है वो रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिन्होंने हमारे कंप्यूटर को रन करना होता है वो वर्क कर रही होती हैं।
सो वो कहता है रोम कंटेन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वही जो इंस्ट्रक्शंस जिनका मैं आपको बता रहा हूँ कि रोम जो उन इंस्ट्रक्शंस रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वर्किंग करती हैं और हमारे कंप्यूटर को रन करती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को बायोस कहा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरर है वही रोम के ऊपर स्टोर करता है। और रोम के ऊपर स्टोर करने के बाद जो हमने इस चैप्टर के आगाज में जो मदरबोर्ड पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा था कि जो मेन बोर्ड होता है उसके ऊपर उस रोम को फिक्स कर दिया जाता है। तो बहुत सारी अब आजकल का जो मदरबोर्ड है उस पर बहुत सारी आपको चिप्स नज़र आती हैं, उनमें से अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि जो रीड ओनली मेमोरी की चिप है जिसके अंदर बायो स्टोर है वो कौन सी चिप है। जो मदरबोर्ड का मैनुअल है वहाँ से आपको पता चल सकता है कि कौन सी जो वो रोम जो वो इसके ऊपर रोम चिप लगी हुई है। बहरहाल कहते दीज इंस्ट्रक्शंस टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू एक्सेस द हार्ड डिस्क, कि उसने हार्ड डिस्क को किस तरह से एक्सेस करना है। इसी तरह से वो कहता है फाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो फाइंड आउट किया जाता है। लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द रैम, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको रैम के अंदर लोड किया जाता है। तो ये वो वर्किंग होती है जो कि रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस जिसको बायोस कहा जाता है वो स्टोर होती हैं और जो मैन्युफैक्चरर है वो उनको स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर फिक्स कर देता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपका तो आप इसमें जो वो मुझे जो वो कमेंट्स में जो वो लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में जो आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर नहीं है कोई क्वेश्चन तो फिर हम आगे फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स पे चले जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास रोम की टाइप्स आ जाती हैं। वो कहता है रोम की कितनी टाइप्स हैं, जिस तरह हमने रैम की टाइप्स पढ़ी थी कि रैम के अंदर एक डी रैम होती है जिसको डायनेमिक रैम कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि उसको एक एस रैम होती है जिसको स्टैटिक रैम कहा जाता है। और तीसरा हमने पढ़ा कि एम रैम है जिसको मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी की टाइप्स के अंदर रोम की टाइप्स आ जाती हैं जिसको वो कहता है पी रोम कहा जाता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम कहा जाता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास पी रोम आ जाता है। वो कहता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप क्या होती है। वो कहता है ये जो चिप है रोम चिप, ये इनिशियली ब्लैंक होती है, इसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होता, ये बिल्कुल ब्लैंक होती है। और यूज़र या जो मैन्युफैक्चरर है उसके अंदर जो वो डेटा राइट करता है या जो भी प्रोग्राम उन्होंने लिखना होता है वो इसके अंदर जो वो प्रोग्राम राइट डाउन कर दिया जाता है। और इनके अंदर प्रोग्राम राइट डाउन करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस की हमें ज़रूरत होती है। स्पेशल डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। स्पेशल डिवाइसेस की मदद से हम अपना प्रोग्राम या अपना डेटा इसके अंदर इस रोम चिप के अंदर जो वो स्टोर करते हैं। होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस रोम चिप के अंदर लिखी जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम जो वो हम लिख सकते हैं पी रोम के अंदर। यानी ये ऐसी रोम की टाइप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन टाइम इंस्ट्रक्शंस स्टोर की जा सकती हैं। अगर गलती से आप गलत इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर कर देते हैं तो फिर वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको जो वो रिमूव नहीं कर सकते और ना ही आप उस एरर को वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही वन टाइम है। आप वन टाइम आपने राइट करना है उस पर। अगर वो गलत इंस्ट्रक्शंस राइट हो गई तो आप यूँ ही समझ लें कि वो जो पी रोम है वो आपके लिए जो वो यूज़लेस है, आप उसको बेशक गार्बेज में फेंक दें तो वो गार्बेज बन जाता है, वो फिर जो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। तो लिहाजा वो कहते हैं जो चिप है वो अनयूजेबल जो वो हो जाती है क्योंकि आपने गलत डेटा जो उसके ऊपर स्टोर कर दिया और वो अब अरेज भी नहीं हो सकता। लिहाजा ये जो पी रोम है जिसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, इसमें
ये इनिशियली ब्लैंक होती है और सिर्फ वन टाइम आप इस पर अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जो आपने एक दफ़ा स्टोर कर दिया वो फिर परमानेंट बन जाता है, फिर ना तो आप उसको रेज कर सकते हैं ना आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर गलती से कुछ और जो हो आपने उस पर गलत डेटा राइट कर दिया तो फिर वो चिप आपके लिए यूजलेस है। दूसरा हमारे पास EPROM आ जाती है। कहते हैं EPROM जो है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है। और जो EPROM है इनिशियली ये भी ब्लैंक होती है और वो कहते हैं कि यूज़र या जो मैन्युफैक्चरर हैं इस पर जो वो स्पेशल डिवाइसेस की मदद से जो वो डेटा राइट करते हैं। डेटा और प्रोग्राम जो आप इस पर राइट करते हैं वो रेज हो सकता है, कैन बी रेज्ड विद स्पेशल डिवाइसेस, कि आप इस पर डेटा जो आपने राइट डाउन किया है वो अगेन रेज हो सकता है, लेकिन स्पेशल डिवाइसेस की मदद से जो कि अल्ट्रावायलेट रेजेस को यूज़ करती हैं, उन रेज को यूज़ करते हुए आप अपना डेटा जो आपने प्रीवियसली राइट डाउन किया था आप उसको रेज कर सकते हैं। और इसी तरह से वो कहता है यूजर देन कैन राइट द न्यू प्रोग्राम ऑन इट, और फिर उसके बाद आप अपना एक नया प्रोग्राम उस पर राइट कर सकते हैं। लिहाजा जो EPROM है वो PROM से ज़रा थोड़ी सी एडवांस है। होती ये भी इनिशियली ब्लैंक ही है, लेकिन इस पर आप जो एक बार अपना डेटा राइट करते हैं, राइट करने के बाद आप उसको रेज कर सकते हैं। लेकिन रेज करने के लिए हमारे पास स्पेशल डिवाइसेस होती हैं, वो डिवाइसेस अल्ट्रावायलेट रेजेस को यूज़ करती हैं। उसके अंदर EPROM चिप को लगाया जाता है और वो अल्ट्रावायलेट रेजेस को यूज़ करते हुए उस पर पुराना डेटा रेज कर देती हैं और फिर नया डेटा आप वंस अगेन उस पर राइट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आती है रोम की, उसको EEPROM का नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी यूजर इस पर अपना डेटा और इंस्ट्रक्शंस इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से राइट डाउन करता है। और अगर किसी किस्म की कोई एरर हो जाती है तो एरर होने की सूरत में आप उस डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली रेज कर सकते हैं और अपना डेटा दोबारा से उसके अंदर रीराइट कर सकते हैं। लिहाजा वो कहते हैं जो EEPROM है इसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी हम अपना डेटा और इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं हम उसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेमोरी की टाइप आती है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी का वो कहता है कैश मेमोरी जो कंप्यूटर्स की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आमतौर पर ये वर्किंग करती है। वो कहता है स्पीड्स द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट स्टोर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। यानी इस मेमोरी के अंदर वो आइटम्स जो कि फ्रीक्वेंटली आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर स्टोर हो जाती हैं और स्टोर होने के बाद प्रोसेसर को वो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से नहीं लानी पड़ती बल्कि कैश मेमोरी से ही जो वो लेके तो वो उनको एग्जीक्यूट कर देता है। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास ये कैश मेमोरी है और ये रैम है। कैश मेमोरी का वो कहता है कि प्रोसेसर चिप के अंदर ये कैश मेमोरी है, ठीक है। जो कैश मेमोरी होती है वो बेसिकली प्रोसेसर चिप के अंदर ही होती है और जब पहली दफ़ा आप एक प्रोग्राम को ओपन करते हैं या आप कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन जो वो इस्तेमाल करते हैं तो वो जो इंस्ट्रक्शन या जो डेटा है वो कैश मेमोरी के अंदर उसकी एक कॉपी स्टोर कर दी जाती है और उस कॉपी को नेक्स्ट टाइम जब प्रोसेसर एक्सेस करना चाहता है तो वो पहले अपनी कैश मेमोरी की कॉपी को चेक करता है कि कैश मेमोरी के अंदर क्या उस डेटे की कॉपी पड़ी हुई है। अगर तो मौजूद हो तो वो उसको वहीं से इस्तेमाल कर लेता है, अगर ना हो तो फिर वो रैम को चेक करता है कि रैम के अंदर है, अगर रैम में भी नहीं है तो फिर वो हार्ड डिस्क को चेक करते हैं। तो बहरहाल इस तरह से डिफरेंट इसके लेवल्स हैं। बहरहाल ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि ये हमारे पास L1 कैश है जो कि प्रोसेसर का पार्ट है, फिर इसी तरह से L2 यानी लेवल 2 कैश है वो भी प्रोसेसर का पार्ट है और जो लेवल 3 कैश है वो प्रोसेसर चिप से सेपरेट होती है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो L1 कैश है वो फास्टेस्ट एक्सेस के लिहाज से सबसे ज़्यादा फास्ट है और जो L2 है वो L1 की निस्बत स्लो है
L3 जो वो L1 और L2 दोनों की निस्बत स्लो है, और जो रैम है वो L1, L2, L3 तीनों जो लेवल्स हैं कैश मेमोरी के, उनसे सबसे ज़्यादा कम जो एक्सेस रेट है वो रैम का है। तो कैश मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने लेक्चर को एंड कर लेते हैं। मोस्टली हमने इसको जो वो डिस्कस कर लिया है। कैश मेमोरी को वो कहता है कि कैश के नाम से जो प्रोनाउंस किया जाता है स्मॉल एंड वेरी हाई स्पीड मेमोरी, और वो कहता है कि जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सीपीयू चिप के अंदर ही ये मौजूद होती है जो कैश मेमोरी है, रैम से ज़्यादा फास्टर है। और इसके अंदर क्या स्टोर होता है, वो इंस्ट्रक्शंस जो कि फ्रीक्वेंटली हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो वो रन करते हैं, वो डेटा या वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली जो वो सीपीयू के अंदर जो वो स्टोर हो जाती हैं, सीपीयू की जो कैश मेमोरी है उसके अंदर स्टोर हो जाती हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उन इंस्ट्रक्शंस को लें तो सीपीयू वो कैश मेमोरी से ही जो उसको एक्सेस कर दे। सो वो कहता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो कि रैम से जो रिट्रीव की जाती हैं, वो सीपीयू जब उनको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करता है, तो फर्स्ट टाइम जब वो इस्तेमाल करता है तो वो रैम से जो वो इंस्ट्रक्शंस को लेता है, और फिर उसके बाद उसकी एक कॉपी जो है वो जो कैश मेमोरी है उसके अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है जी। तो वो कहता है डेटा इंस्ट्रक्शंस आर रिट्रीव्ड फ्रॉम द रैम व्हेन द सीपीयू यूजेस देम फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली दफ़ा जब सीपीयू ने उन इंस्ट्रक्शंस को चलाना है तो उसने नो डाउट कि उससे रैम से ही लेकर चलाना है, लेकिन वो रैम से लेकर उसको रन करता है, तो फिर वो उसकी एक कॉपी किसके अंदर स्टोर कर देता है, कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। वो कहता है कॉपी ऑफ द डेटा ऑफ दैट डेटा और इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द कैश मेमोरी। फिर नेक्स्ट टाइम जब सीपीयू को उन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो रैम में नहीं देखता, वो पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। फर्स्ट लुक इन द कैश, तो कैश मेमोरी को वो पहले चेक करेगा, और कैश मेमोरी को चेक करने के बाद अगर वो इंस्ट्रक्शंस और डेटा उसको वहाँ से मिल जाता है तो फिर वो उसको वहाँ से जो वो फेच कर लेता है। अगर नहीं मिलता फिर वो मेन मेमोरी की तरफ जाएगा। तो लिहाजा जो कैश मेमोरी है वो प्रोसेसिंग स्पीड को जो वो फास्ट कर देती है, कि वो जो डेटा ट्रांसफ़र रेट जो वो इंक्रीज हो जाता है, कि वो जो उसने डेटा जो वो रैम से लेना था अब उसको अपने पास जो उसकी कैश मेमोरी है वहीं से मिल गया, तो वहीं से जो है वो उस डेटा को फिर यूटिलाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास आगे जो है वो डिफरेंट लेवल्स हैं। ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स को हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में जो वो डिस्कस कर लेंगे। लेवल ऑफ कैश मेमोरी इनको हम कल इंशाल्लाह जो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो आपका लेक्चर था वो हमने इतना ही जो